एनिमल बिहेवियर को आपकी बुक किस तरह से डिफाइन कर रही है? द रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल टू इट्स एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एनिमल बिहेवियर। मतलब जैसे अगर सिंपली मैं बिहेवियर की बात करूं, हम जो कुछ भी करता है एनिमल, एक्स वाई जेड जो कुछ भी करता है, तमाम चीजें किस में आ जाती हैं? उसके बिहेवियर में आ जाती हैं। मैं इस वक्त जो बोल रहा हूँ, ये मेरा बोलना भी क्या है? बिहेवियर है। इस वक्त मेरा हार्ट जो बीट कर रहा है वो भी क्या है? वो भी एक बिहेवियर है। इस वक्त आप मेरी बात को किस तरीके से सुनकर इंटरप्रेट कर रहे हो, ये भी आपका क्या है? ये बिहेवियर है। मतलब हमारे जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं, सुबह से शाम तक हम जितने भी रिस्पॉन्स देते हैं, किसको रिस्पॉन्स देते हैं? अपने एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट में जो स्टिमुलस होते हैं, उनको जो हम रिस्पॉन्स देते हैं, वो क्या होता है? वो बेसिकली जो है वो हमारा क्या है? बिहेवियर है। अब देखो, मैं इस वक्त बोल रहा हूँ, तो मेरे ब्रेन से एक स्टिमुलस आ रहा है मेरी जुबान की तरफ, और मेरी जुबान उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स दे रही है। तो ये जो मेरा बोलना है, ये क्या है? ये एक बिहेवियर है। अगर मैं अपने बात करते हुए अपने हाथ को मूव कर रहा हूँ, तो ये भी मेरे हाथ का मूव करना, ये भी मेरे ब्रेन से एक मैसेज आ रहा है, जिसकी वजह से मैं ये मूव कर रहा हूँ। तो मतलब आपके इंटरनल यानी आपके अंदर जो भी स्टिमुलस आपको मिल रहा है, तो उसको जो है वो एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट से जो स्टिमुलस मिल रहा है, जिसको आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, वो क्या है? वो बेसिकली जो है वो बिहेवियर है। तो रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल टू इन रिलेशन टू इट्स एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट में जो रिस्पॉन्स है, कहते हैं कि अगर सर स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स ना दिया जाए, कौन पूछ रही है? वानिका पूछ रही है। तो वो भी बिहेवियर होगा। हाँ, वो इग्नोर बिहेवियर होगा। वो आपका बिहेवियर, वो भी आपका बिहेवियर है, जिसमें क्या है? आप उसको इग्नोर दे रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। स्टिमुलस को आप क्या कर रहे हो? इग्नोर कर रहे हो। अगर आप स्टिमुलस को रिस्पॉन्स, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दे सकते हो, आप इस स्टिमुलस को नेगेटिव रिस्पॉन्स भी दे सकते हो, और आप स्टिमुलस को जो है वो क्या दे सकते हो? इग्नोर भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे, एक परवाना है जिसको आप मॉथ्स कहते हैं, इंसेक्ट है। अब अगर ये एक लाइट की ये लाइट क्या है? एक स्टिमुलस है। मिसाल के तौर पे, अगर ये लाइट की तरफ जा रहा है, तो ये इसका पॉजिटिव बिहेवियर है लाइट की तरफ। और अगर ये लाइट से दूर जा रहा है, तो ये नेगेटिव बिहेवियर है लाइट की तरफ। और ना ये लाइट के करीब जा रहा है, ना लाइट से दूर जा रहा है, तो ये कौन सा वाला बिहेवियर हो गया इसका? इग्नोरिंग। यानी उसको क्या कर रहा है? ये इग्नोर कर रहा होगा। मेरे ख्याल से अब आपको बिहेवियर जो है ये समझ में आ गया होगा कि हम बिहेवियर जो है वो किसको बेसिकली जो है वो बिहेवियर हम किसको जो है वो कह रहे हैं। जो भी रिस्पॉन्स होते हैं, मैंने इंटरनल एनवायरनमेंट का रिस्पॉन्स बता दिया, एक्सटर्नल, ये देखो, ये परिंदा जो ये एक जो इंसेक्ट है, ये लाइट की तरफ जा रहा है, तो ये जो एनवायरनमेंट है ये एक्सटर्नल है। ये कौन सा एनवायरनमेंट है? ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। और अगर इसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल स्टिमुलस है, अंदर से भी कोई चेंज आ सकता है, वो इंटरनल स्टिमुलाई होगा, और उसको जिस तरह का भी रिस्पॉन्स देगा, तो वो क्या होगा? वो जो है बेसिकली क्या है? ये बिहेवियर है। ये क्या हो गया? ये बिहेवियर है। अच्छा, इसके बाद चलें आगे बात कर लेते हैं कि बुक आगे क्या बता रही है। इट डिस्क्राइब द वे दैट एन एनिमल इज रिलेटेड एंड इंटरैक्टिंग विद द एनवायरनमेंट। यानी वो तरीके जिसके जरिए एनिमल अपने एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करता है, वो तरीके जिससे एक एनिमल अपने एनवायरनमेंट से क्या कर रहा है? इंटरैक्ट कर रहा है। जैसे मैंने इसको आपको बताया कि एनवायरनमेंट से कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, रोशनी की तरफ जा रहा है, दूर भी जा सकता है, अपने एनवायरनमेंट से फूड कैसे ले रहा है, अपने एनवायरनमेंट में अपने मेट को कैसे तलाश कर रहा है। मतलब हम जिस जिस तरीके से अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, ये तमाम चीजें क्या हैं? ये तमाम चीजें किस में आ जाती हैं? हमारे जो है वो बिहेवियर के अंदर आ जाती हैं। मोस्ट ऑफ द interaction with its environment takes place through the medium of behavior। यानी हमारे environment में जो भी इंटरेक्शन होते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट से जो कुछ इंटरेक्शन करते हैं, वो किसके मीडियम में के अंदर आ जाते हैं? बिहेवियर। वो सब चीजें किस में आ जाती हैं? हमारे बिहेवियर में आती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपकी मिसाल लूं, तो आप जो है वो सुबह सोकर उठ रहे हो, आप अपना फूड ले रहे हो,
आप नाश्ता करते हो, आप स्कूल जाते हो, आप पढ़ते हो, यानी 24 घंटे अपने एनवायरनमेंट के साथ जो कुछ इंटरेक्ट आप कर रहे हो, वो सब क्या है, वो सब का सब आपका क्या है, बिहेवियर है। सही है ना। और उसके लिए कोई ना कहीं ना कहीं से आपको स्टिमुलस मिल रहा है, या तो एक्सटर्नल मिल रहा है या क्या मिल रहा है, इंटरनल आपको स्टिमुलस मिल रहा है। It is a matter of common observation that the environmental condition vary constantly within place and time. भाई प्लेस और टाइम के लिहाज से इन्वायरमेंटल कंडीशन वेरी हो जाती हैं। आज से 2 महीने पहले गर्मियां थी और अब क्या हो गई हैं, सर्दियां हो गई। मतलब टाइम के लिहाज से इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या हो गई है, चेंज हो गई। सही है ना। और प्लेस के लिहाज से भी चेंज हो सकती है। प्लेस के लिहाज से इस तरह से चेंज हो सकती है कि हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रह रहे हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है वो जो दिसंबर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ये सर्दियों के दिन होते हैं। लेकिन अगर आप चले जाओ कहाँ पर, साउदर्न हेमिस्फेयर की तरफ, जो ऑस्ट्रेलिया है वो कहाँ पर है, साउदर्न हेमिस्फेयर में। अगर ऑस्ट्रेलिया में आप जाओगे तो दिसंबर का महीना वो गर्मी का महीना होता है, जैसे हमारे पास जून जुलाई का महीना है। तो मतलब प्लेस के लिहाज से भी चेंज वेरी करती है इन्वायरमेंट, और टाइम के लिहाज से भी इन्वायरमेंट क्या करती है, वेरी करती है। Moreover, the internal physiological condition of an animal are so subjected to change. हमारे इंटरनल जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है वो भी चेंज होती रहती हैं। सर्दियों में आपके अंदर का मेटाबॉलिज्म थोड़ा चेंज होता है, और गर्मियों में मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाता है, चेंज होता है। सर्दियों में हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, गर्मियों में क्या होता है, वो कम होता है। तो मतलब हमारे अंदर की भी फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो है वो इन्वायरमेंट के लिहाज से क्या होती हैं, चेंज हो सकती हैं। दस, इन ऑर्डर टू सर्वाइव सक्सेसफुली द एनिमल आर आल्सो ऑब्जेक्टेड टू चेंज। यानी जब इन्वायरमेंट चेंज होती है तो अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं सक्सेसफुली, तो आपको अपने अंदर भी चेंज लेकर आना पड़ेगा। मतलब अगर सर्दियां आ रही हैं तो आपको गर्म कपड़े पहनना पड़ेंगे, अपने बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज लेकर आएंगे ना, कि गर्म कपड़े पहनेंगे। आप ऐसा फूड खाएंगे जिससे आपको जो है वो हीट ज्यादा मिले। सर्दियां आएंगी तो आप अपने बिहेवियर को सर्दियों के लिहाज से करना पड़ेगा। या मैं ये कह लूं कि अगर आप अमेरिका चले जाते हो तो अमेरिका के जाने के बाद आपको अपने बिहेवियर में थोड़ा चेंज लेकर आना पड़ेगा। यानी आपको उनके उनकी चीजों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। सही है ना। तो मतलब अगर आप उसमें बिहेवियर में अपने चेंज नहीं लेकर आओगे तो क्या होगा, आपका सर्वाइवल जो है वो किस में पड़ जाएगा, खतरे के अंदर पड़ जाएगा। तो मतलब इस पैराग्राफ में अभी तक ये कह रहा है कि प्लेस और टाइम के लिहाज से जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो सकती है, और जब इन्वायरमेंट चेंज होती है तो हमारे अंदर की फिजियोलॉजी भी चेंज होती है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि हमें अपने भी बिहेवियर में भी क्या लेकर आना पड़ता है, चेंज लेकर आना पड़ता है, उस इन्वायरमेंट से क्या करने के लिए, उसके साथ एडजस्ट करने के लिए। अब देखो सर्दियों में आपका मेटाबॉलिज्म क्यों चेंज ज्यादा हो जाता है, अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें तो सर्दियों में मेटाबॉलिज्म क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि सर्दियों में हमारी बॉडी को हीट ज्यादा चाहिए होती है, और हीट के जरिए मेटाबॉलिज्म फिर क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। गर्मियों में हीट इतनी ज्यादा नहीं चाहिए तो बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन क्या होंगे, फिर थोड़े कम होंगे। अच्छा, इसके अलावा कहता है कि ये बाय मेकिंग नेसेसरी चेंज इन दियर बिहेवियर इन रिलेशन टू द इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट के लिहाज से अपने बिहेवियर में चेंज लेकर आना है। अदरवाइज दे आर लाइकली टू बी पेरिस्ट के, मतलब अगर ये इसमें चेंज नहीं लेकर आएंगे तो फिर क्या होगा, सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे। अगर सर्दियों में उस तरह से आप सर्दी के लिहाज से अपने आप को ना करो तो फिर तो आपको सर्दी लगेगी, हो सकता है आप जो है वो खत्म ही हो जाए अगर उस तरह से सरवाइव ना कर पाएंगे तो। ये क्लियर हो गया पूरा पैराग्राफ, जो ये आगे वाला पूरा पैराग्राफ आपकी बुक में जो दिया हुआ था, इसको मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ये सिर्फ समझने वाला था, तो आपको इसको सिर्फ समझना ही है। जी चलो। अब एक और चीज देखो, एक आगे टर्म है इथोलॉजी। याद रखिएगा, डेफिनेशन आ सकती है पेपर में, डिफाइन करने के लिए आ सकता है कि ये इथोलॉजी क्या होती है। मैं चलो यहाँ इसको सिंपली लिख देता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं साइंटिफिकली, इसको मैं ऐसे लिखूं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। और भी दूसरे तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। मैं अगर इसको सिंपल ऐसे लिखूं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, जब आप बिहेवियर की, रवैयों की साइंटिफिक स्टडी करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इथोलॉजी। तो आपकी बुक कह रही है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर ऑफ बिहेवियर एंड इट्स इकोलॉजिकल एंड एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंट एंड इट्स नेचुरल सेटिंग इज कॉल्ड इथोलॉजी। मतलब मैंने तो सिंपली इसको लिख दिया,
साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। लेकिन आपकी बुक कह रही है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ बिहेवियर। सबसे पहले यहाँ पर क्या बात कर रहा है, नेचर ऑफ बिहेवियर, यानी बिहेवियर की नेचर क्या है। क्योंकि हमारे जितने भी बिहेवियर्स होते हैं उनकी डिफरेंट नेचर होती है। कुछ बिहेवियर फिजियोलॉजिकल होते हैं, और कुछ बिहेवियर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से होते हैं, कुछ बिहेवियर जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट की वजह से होते हैं। तो साइंटिफिक स्टडी में आप बिहेवियर के नेचर को जो है वो स्टडी करते हो। और बिहेवियर की जो है वो इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, मतलब बिहेवियर की एक इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी होती है। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि जो ठंडे इलाकों में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनका बिहेवियर डिफरेंट होगा, और जो गर्म इलाकों वाले एनिमल्स हैं उनका बिहेवियर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ग्रासलैंड में रहने वाले एनिमल्स का बिहेवियर डिफरेंट होगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पे रहने वाले एनिमल का क्या होगा, बिहेवियर डिफरेंट होगा। यानी बिहेवियर की आप सिर्फ नेचर ऑफ, इथोलॉजी में नेचर ऑफ बिहेवियर की स्टडी नहीं करते, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है बिहेवियर की, आप ये भी स्टडी करते हो। और साथ में इसकी एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस भी जो है वो देखते हो। एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस, अब देखें जिस तरीके से हमारे चीजों का अर्थिका होता है, अर्थिका कहते हैं ना एवोल्यूशन को, चीजें चेंज होती हैं, तो इन्वायरमेंट के लिहाज से बिहेवियर भी चेंज होते हैं। जैसे इन्वायरमेंट चेंज होती है तो एनिमल के बिहेवियर में भी चेंज आता है। तो ये चेंज आना एक तरीके से क्या है कि एवोल्यूशन का एक पार्ट है। तो बिहेवियर के नेचर की स्टडी करें, बिहेवियर के इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की स्टडी करें, बिहेवियर की एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस देखें, तो ये सब किसका पार्ट आ जाते हैं, ये सब पार्ट बन जाता है स्टडी। इस स्टडी को हम क्या कहेंगे, इसको हम इथोलॉजी कहेंगे। और इथोलॉजी की जो साइंटिस्ट जो इथोलॉजी की स्टडी करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इथोलॉजिस्ट। और आजकल जो मॉडर्न जो इथोलॉजी है उसमें क्लोजली रिलेटेड टू द डिसिप्लिन ऑफ जेनेटिक, यानी आजकल जो इथोलॉजी है उसमें हम जेनेटिक्स को भी देखते हैं, क्योंकि हमारे रवैयों पर हमारी जीन्स का भी असर होता है। हम कैसे बात कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, बाज़ दफा इन चीज़ों पे हमारे किसका, हमारे जीन का भी असर होता है। हमारे इवन के हम जो बात कर रहे होते हैं, लोगों की आवाज़ जो होती है वो पेरेंट्स पे बाज़ दफा जाती है, तो इसका मतलब ये जीन का भी इस पर असर होता है। और फिजियोलॉजी पर भी होता है, हमारे हार्मोन्स जो सीक्रेट होते हैं हमारी बॉडी में उनका भी हमारे बिहेवियर पर असर होता है। अगर सीरोटोनिन हार्मोन आपकी बॉडी में कम सीक्रेट हो रहा है तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, या आपके बिहेवियर पे एक बुरा असर जो है वो पड़ेगा। इकोलॉजी का भी असर होता है, आपके माहौल का भी असर है। इसके अलावा साइकोलॉजी जो है वो आपकी नफ्सियात जो है उसका भी आपके बिहेवियर पर असर होता है। मतलब अब मॉडर्न जो इथोलॉजी है वो जो है वो जो है वो इस इथोलॉजी को मतलब इन तमाम चीज़ों के साथ मिलाकर देखती है। यानी इथोलॉजी में आप जेनेटिक्स भी देखोगे, आप फिजियोलॉजी भी देखोगे। इथोलॉजी की कोई जेनेटिकल रीजन है, फिजियोलॉजिकल रीजन हो सकती है इसकी, इसकी इकोलॉजिकल रीजन हो सकती है, या इसकी कोई साइकोलॉजिकल रीजन हो सकती है। Behavior is based on feedback and upon machinery for response and coordination, that is nervous system and effector organ। वहां पर यही वाली बात आ गई, आपने नर्वस सिस्टम को पढ़ा होगा कि हमारे बिहेवियर में हमारा फीडबैक जो है वो इम्पोर्टेंट रोल जो है वो क्या करता है, प्ले करता है। आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है, एक पॉजिटिव फीडबैक होता है और एक नेगेटिव जो है वो क्या होता है, फीडबैक होता है। हमारी नर्वस कोऑर्डिनेशन में आपने पढ़ा होगा, एक पॉजिटिव फीडबैक है और एक नेगेटिव फीडबैक। तो ये फीडबैक भी जो है हमारे बिहेवियर पर असर डालते हैं। इसके बाद आपकी बुक कह रही है, while observing a wide variety of animal responses in the same or different stimulus, one can safely presume that all behaviors have some genetic basis because they are involved nervous and effector system। यानी तमाम बिहेवियर की एक जेनेटिक बेसिस होती है, क्योंकि उसमें नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व होते हैं, इफेक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं। अब क्या नर्वस सिस्टम और इफेक्टर किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, अब मिसाल के तौर पे फीडबैक वाला, अभी मैं आपको फीडबैक समझा देता हूँ, अभी मैं समझा देता हूँ इस फीडबैक का। चलो मैं फीडबैक का देखो मैंने आपको कहा था कि जो हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल चेंज आ रहे हैं
ये भी क्या है, ये भी बिहेवियर है। अब मिसाल के तौर पे आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, ये मैं एक इंटरनल एक आपकी फिजियोलॉजी की बात कर रहा हूँ। ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो इंसुलिन रिलीज हुई, और इंसुलिन ने जो है वो ग्लूकोज के लेवल को कम कर दिया। किस तरह कम किया ये डिस्कस किया था हमने। तो अब ये जो है ये क्या है, ये भी आपका एक केमिकल बिहेवियर ही है एक तरीके से। इंटरनल क्या है, ये बिहेवियर है। और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम फीडबैक कहते हैं। कोई चीज बढ़ रही होती है तो उसको कम कर देना क्या है, वो नेगेटिव फीडबैक है। कोई चीज बढ़ रही है उसको मजीद बढ़ा देना क्या है, वो एक पॉजिटिव जो है वो फीडबैक है। तो मतलब हमारे जो बिहेवियर है इनमें फीडबैक भी जो है वो क्या है, इन्वॉल्व है। अच्छा, उसके बाद कहता है कि हमारे बिहेवियर्स की जेनेटिकल बेसिस हैं, क्योंकि उसमें जो है वो क्या होता है कि उसमें जो है वो इफेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और उसके अंदर जो है वो नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। देखो, मिसाल के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो थिंकिंग का प्रोसेस जो है वो सिर्फ ह्यूमन के पास है, दूसरे एनिमल के पास नहीं है। ये जो कम्युनिकेशन का, ये जो वर्ड्स बाय वर्ड्स कम्युनिकेशन है, ये सिर्फ ह्यूमन तो कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन के ब्रेन के अंदर इतना इवोल्व हो चुका है ह्यूमन का ब्रेन कि वो ये वर्ड टू वर्ड कम्युनिकेशन कर रहे हैं। एनिमल नहीं कर सकता। अब डॉग बार्क करता है, डॉग बार्क करता है तो उसके पास वो बार्किंग के इफेक्टर्स, उसके पास उसका जो वोकल कॉर्ड है, उसका जो जब हम बात कर रहे होते हैं तो इस वक्त हमारा जो इफेक्टर है, जिस जहाँ से आवाज निकल रही है, वो वोकल कॉर्ड है ना। तो हर हर एनिमल के अगर आवाज डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या है, वोकल कॉर्ड में फर्क है। और वोकल कॉर्ड में क्यों फर्क है, जीन्स में फर्क है। तो मतलब क्या हुआ कि बिहेवियर में जीन भी अपना क्या डालते हैं, एक असर डालते हैं। फिर कहता है द जेनेटिक बेसिस ऑफ बिहेवियर वर फाउंड बाय स्टीवन आर्नोल्ड। स्टीवन आर्नोल्ड ने सबसे पहले जो है वो जेनेटिक बेसिस जो है वो बिहेवियर की स्टडी करी। मतलब क्या, कि बिहेवियर्स पर जीन्स का भी असर होता है। जो हमारे जीन्स होते हैं उनका असर होता है हमारे बिहेवियर पर। और उसने जो स्टडी किया था वो फीडिंग प्रेफरेंस ऑफ कोस्टल एंड आइलैंड इनलैंड पॉपुलेशन ऑफ स्नैक स्पीशीज इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया यानी यूएसए के अंदर जो है वो उसने देखा था, जो स्नैक्स होते हैं, चाहे वो कोस्टल हैं चाहे वो इनलैंड हैं, उनका जो फीडिंग बिहेवियर है वो एक जैसा है। तो मतलब क्या हुआ कि उनके दोनों के जो है वो क्या है, इन्वायरमेंट तो डिफरेंट है, लेकिन क्या है, जीन एक जैसे हैं, तो फिर इसी तरीके से वो उनका खाने का जो तरीका था वो कुछ वो क्या है, वो सेम है। तो अभी तक देखें, the concept of genetic basis of behavior is very simple. However, one should keep in mind that many genes are in fact influenced by environment. So, as customarily, behavior is defined into two ways: innate behavior and learned behavior. अब देखो, कहता है कि हमारे बिहेवियर पर हमारे जीन असर करते हैं। लेकिन कुछ जीन्स ऐसे भी होते हैं जिन पर क्या असर डालता है, इन्वायरमेंट भी असर डालता है। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको इस तरह से एक मिसाल दूं कि हमारा जो क्या कहना चाहिए कि ये जो आईक्यू है, आईक्यू का जीन होता है। कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ लोग इतना इंटेलिजेंट नहीं है। लेकिन इन्वायरमेंट भी जो है वो उस पर क्या डालती है, थोड़ा असर डालती है। किसी को अच्छी इन्वायरमेंट मिलती है तो वो ज्यादा अच्छा शो करेंगे, अपने मतलब अपनी इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज उनकी इंप्रूव हो जाती हैं। इसी तरीके से हमारी हाइट है, हाइट में के जीन भी होते हैं, लेकिन साथ साथ में क्या होता है, इन्वायरमेंट का भी जो है उस पर असर होता है। इसी तरीके से हमारे पास जो सीरोटोनिन हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, इसके जीन होते हैं सीरोटोनिन हार्मोन रिलीज करने के। लेकिन कुछ लोग जो ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, यानी इन्वायरमेंट उनको बहुत स्ट्रेस मिलती है, तो उनके हार्मोन जो है वो क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मतलब कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिन पर इन्वायरमेंट भी अपना असर डालती है। आगे हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, ऐसे जीन्स जो होते हैं उनकी जो इनहेरिटेंस होती है उनको पॉलीजीन्स कहते हैं, जिन पे इन्वायरमेंट भी अपना असर डालती है। हम नेक्स्ट जो है जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पर इतनी सारी जो बातें की गई हैं, आपने तो सिर्फ एक बिहेवियर की डेफिनेशन यहाँ पर याद करनी होगी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। एक बिहेवियर की डेफिनेशन आपने याद करनी है, आपने एक इथोलॉजी की डेफिनेशन याद रखनी है, और दूसरा इसका अर्नोल्ड जो साइंटिस्ट है इसका नाम आपने याद रखना है, इसने क्या काम किया था। असल में जब हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, बिहेवियर्स की टाइप्स की, कि बिहेवियर्स के जो है वो कितने टाइप्स होते हैं। तो बिहेवियर के अगर हम टाइप्स देखें तो बिहेवियर के नॉर्मली टू टाइप्स हैं। एक बिहेवियर वो है जिसको हम कहते हैं इननेट बिहेवियर, और एक बिहेवियर वो होता है जो लर्निंग बिहेवियर होता है, लर्नड बिहेवियर।
देखो, हमारे बिहेवियर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम सीखते नहीं हैं, वो हमारे पैदाइशी प्री प्रोग्राम होती हैं। जैसे कोई मोबाइल आपके पास आता है तो कुछ मोबाइल में कुछ ऐप पहले से डाउनलोड होती हैं, इंस्टॉल पहले से हुई हुई होती हैं, उनको आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कुछ को आपको क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इसी तरीके से हमारे कुछ बिहेवियर ऐसे हैं जो पहले से अपलोड होकर आते हैं हमारे दिमाग में, हमारे पास पहले से अपलोड होते हैं, और कुछ को हमें अपलोड करना पड़ता है। तो ऐसे बिहेवियर जो पहले से अपलोड होते हैं उनको हम कहते हैं इननेट बिहेवियर। जैसे हमें कोई हंसना नहीं सिखाता, हमें कोई रोना नहीं सिखाता, ये हमारे कौन से बिहेवियर हैं, ये इननेट बिहेवियर है। जैसे कहते हैं मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता, उसका कौन सा बिहेवियर है, वो उसका इननेट बिहेवियर है। जबकि अगर आप का जो है वो आप नहीं तैर सकते, अगर आप स्विमिंग कर रहे हो तो इसका मतलब वो कौन सा आपका बिहेवियर है, वो आपका लर्नेड यानी लर्निंग बिहेवियर है। तो चलो सबसे पहले इननेट बिहेवियर की बात कर लेते हैं कि इननेट बिहेवियर क्या वजह से आपकी बुक क्या कह रही है। इननेट बिहेवियर आर ऑटोमेटिक, यानी इनको आपको सीखने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, ये है ऑटोमेटिक। ये क्या है, ये ऑटोमेटिक है, खुद ब खुद जो है ये होंगे, इसको आपको सीखने की जरूरत नहीं है। ये प्री प्रोग्राम है, पहले से इनकी प्रोग्रामिंग आपके पास हो चुकी है, आपके ब्रेन में पहले से इसकी क्या हो गई है, प्रोग्रामिंग हो गई है। और ये जेनेटिकली डिटरमिन है, यानी इनके जीन मौजूद हैं आपके पास। जीन तो दूसरे बिहेवियर्स के भी होते हैं, लेकिन ये इनके जीन्स पर एनवायरनमेंट अपना इतना असर नहीं डालती। स्टीरियोटाइप्स हैं, स्टीरियोटाइप आपको पता है जो खुद ब खुद ऑटोमेटिक ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया। और इन्वॉल्व नो लर्निंग, इसमें कोई लर्निंग नहीं होती। अच्छा, कुछ बिहेवियर हमारे ऐसे होते हैं जो पैदाइश के वक्त से ही स्टार्ट हो जाते हैं, मिसाल के तौर पे रोना, हंसना। ये बच्चा बहुत इनिशियल स्टेज के अंदर ये बिहेवियर शो कर देता है, यानी ये ऑटोमेटिक है। और कुछ प्री प्रोग्राम मतलब कुछ होते तो हैं बिहेवियर, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बिहेवियर शो होते हैं। जिस तरीके से चलना, हमें भी हम चलना हम सीख जाते हैं, अगर हमें कोई ना भी सिखाए हम चलना सीख जाएंगे, ये हमारा कौन सा बिहेवियर है, ये हमारा इननेट बिहेवियर है। इसी तरीके से एनिमल जब मैच्योर होते हैं तो उनके जो सेक्सुअल बिहेवियर होते हैं वो भी उन्हें कोई सिखाता नहीं है, वो खुद ब खुद जो है वो स्टीरियोटाइप होते हैं, वो खुद ब खुद जो है वो उनके स्टार्ट हो जाते हैं, इनमें कोई लर्निंग की जरूरत जो है वो नहीं होती है। तो ये हमने बात कर ली कौन से वाले बिहेवियर की, हमने बात कर ली इननेट बिहेवियर की। ये जो हम बोलते हैं, हमारा बोलना तो कुछ ना कुछ बोलना इननेट बिहेवियर है, लेकिन किसी पर्टिकुलर जुबान का बोलना जो है वो क्या है, वो लर्निंग बिहेवियर है। यानी कौन सी लैंग्वेज आप बोल रहे हो, इसको मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ, आपको उर्दू समझ में आ रही है, तो ये जो बिहेवियर है ये क्या है, ये है लर्निंग बिहेवियर आपका। मतलब बच्चा जब छोटा बच्चा होता है वो भी कुछ ना कुछ बोलता है, तो वो उसका ऐसा बोलना तो वो इननेट बिहेवियर है। लेकिन जब वो एक मखसूस जुबान बोलता है तो वो लर्निंग है। वो जो सीखता है जुबान, अपने सराउंडिंग में जो जुबान बोली जा रही होती है उसको सीख कर बोलता है, तो वो कौन सा बिहेवियर हो जाता है, वो होता है लर्निंग बिहेवियर। अच्छा, अब इननेट बिहेवियर की अगर हम टाइप देखें, यहाँ पर इननेट बिहेवियर की आपकी बुक में कितनी टाइप्स जो है वो दी हुई हैं। तो इननेट बिहेवियर की अगर हम टाइप देखें, इननेट बिहेवियर को यहाँ इंस्टिंक्ट बिहेवियर भी कहा जा रहा है। इंस्टिंक्ट का मतलब सरिश्त में जो आपके शामिल होता है, नहीं पैदाइशी जो होती है। तो इननेट बिहेवियर की जो टाइप्स हैं, फर्दर जिन टाइप्स में डिवाइड किया गया है उसमें एक आ जाता है काइनेसिस। इननेट बिहेवियर में हम बात करेंगे काइनेसिस की। इननेट बिहेवियर का जो दूसरी टाइप है वो है टैक्सिस है। इननेट बिहेवियर में ये टाइप्स आ जाती है रिफ्लेक्सेस। और इननेट बिहेवियर में ही आ जाती है फिक्स एक्शन पैटर्न। अच्छा, काइनेसिस की अगर हम बात करें, इट इज एन ओरिएंटेशन बिहेवियर। ओरिएंटेशन बिहेवियर मतलब इसका ताल्लुक किसी मोटिवेशन से, किसी अट्रैक्शन से है, एक तरीके से कह लें किसी मोमेंट से जो है वो क्या है, इसका ताल्लुक है ओरिएंटेशन बिहेवियर। इन विच एनिमल एक्सहिबिट रैंडम मोमेंट टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलाई इन दिस काइंड। अच्छा देखें, इन बिहेवियर की के डेफिनेशन समझने से पहले इनकी एग्जाम्पल समझें, एग्जाम्पल समझने के बाद इनकी डेफिनेशन समझना ज्यादा आसान हो जाएगी। तो चलें पहले मैं इसकी काइनेसिस की आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अ वुड लाइस मूव अबाउट क्विकली इन ड्राई कंडीशन बट स्लो डाउन एंड स्टॉप इन ह्यूमिड एरिया। मिसाल के तौर पे एक वुड लाइस है,
इसको मैं कहता हूँ ये वुड लाइस है। और ये एरिया है ड्राई, ये एरिया कैसा है, ड्राई है। और इसके साथ वाला एरिया जो है ये क्या है, ये मॉइस्ट है। जब ये ड्राई एरिया में आती है तो ये तेजी से रैंडमली मूव करना शुरू करेगी, कभी इधर जाएगी, कभी उधर जाएगी, कभी इधर। और फिर जैसे ही अगर ड्राई मॉइस्ट एरिया में आ गई, अब इसकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी मूवमेंट में जो स्टिमुलस था वो क्या था, वो स्टिमुलस यहाँ पर था ड्राई एरिया या मॉइस्ट एरिया। तो ड्राई एरिया में इसने अपनी मूवमेंट क्या कर दी, तेज कर दी, लेकिन मूवमेंट रैंडम थी। ऐसे नहीं कभी इधर जाती थी कभी उधर जाती थी, जैसे ही इसको मॉइस्ट एरिया नजर आया तो इसने अपनी मूवमेंट क्या कर दी, स्लो कर दी। इस तरह की जो रैंडम मूवमेंट हो रही है किसी पर्टिकुलर स्टिमुलाई में, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं काइनेसिस। अब काइनेसिस के अंदर आपने जो है वो क्या क्या बात याद रखनी है काइनेसिस के अंदर। पहली तो बात याद रखें कि काइनेसिस जो है वो ओरिएंटेशन बिहेवियर है। ओरिएंटेशन बिहेवियर का मतलब ही फिलहाल तो सिर्फ इतना समझ लें कि इसका ताल्लुक किससे है, मूवमेंट से है। तो पहली बात क्या याद रखेंगे इसके अंदर, ये काइने काइनेसिस क्या है, ये ओरिएंटेशन बिहेवियर है। ये ओरिएंटेशन बिहेवियर है। दूसरा, इन विच एनिमल एग्जिबिट रैंडम मूवमेंट, यानी ओरिएंटेशन बिहेवियर है तो मूवमेंट हो रही है, लेकिन इसमें मूवमेंट कैसी होगी, इसमें मूवमेंट होगी एनिमल की रैंडम मूवमेंट, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगी। तो कैसी मूवमेंट हो गई है, रैंडम मूवमेंट है टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलाई। और किसकी वजह से होगी, एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई की वजह से। और मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर जो पर्टिकुलर स्टिमुलाई था, जो मैंने एग्जांपल दी है, इसमें क्या था, पर्टिकुलर स्टिमुलाई जो है वो ड्राई एरिया था, ड्राई एरिया पर्टिकुलर स्टिमुलाई था। अब इसी के अपोजिट आप देख रहे हैं टैक्सिस कैसी होती है। तो टैक्सिस इज एन अदर ओरिएंटेशन बिहेवियर। अब काइनेसिस और टैक्सिस में सिमिलर चीज क्या है, काइनेसिस भी ओरिएंटेशन बिहेवियर था और टैक्सिस क्या है, टैक्सिस भी एक ओरिएंटेशन बिहेवियर है। मगर फर्क क्या है, एनिमल इसमें जो एनिमल की जो मूवमेंट होगी, बिहेवियर रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई, यानी यहाँ पर जो मूवमेंट होगी, मूवमेंट जो होगी वो रिलेट करेगी, रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। यानी अब स्टिमुलाई की डायरेक्शन की तरफ जो है वो क्या होगी, मूवमेंट होगी। फॉर एग्जांपल मॉथ्स, मॉथ्स जो होते हैं, फ्लाइज होते हैं जिनको हम परवाने कहते हैं, वो किस तरफ जाते हैं, लाइट की तरफ जाते हैं। मतलब अब ये लाइट क्या है, ये लाइट स्टिमुलस है, लाइट क्या है, स्टिमुलस है। और मोस जो है वो इस स्टिमुलस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अब आप देखो इनकी मूवमेंट एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई की तरफ और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ। वो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, वो डायरेक्ट किसकी तरफ जाएगा, लाइट की तरफ जाएगा। जबकि काइनेसिस में एनिमल कहाँ जा रहा था, कभी इधर जा रहा था कभी इधर जा रहा था। जैसे ही उसको ड्राई प्लेस मिला तो वो क्या हो गया, स्लो हो गया। और ये जो जा रहा है ये क्या है, डायरेक्ट लाइट की तरफ ही जाएगा। तो ये जो बिहेवियर है ये कौन सा बिहेवियर है, टैक्सिस है। अब आप याद रख लोगे, अगर आपसे टैक्सिस और काइनेसिस में सिमिलरिटी पूछी जाए तो दोनों, दो सिमिलरिटी अगर मैं बताऊं, दोनों ओरिएंटेशन बिहेवियर है और दोनों का ही ताल्लुक कौन से बिहेवियर से, इनेट बिहेवियर से। लेकिन मैं अगर डिफरेंस बताऊं तो इसमें जो स्टिमुलस, पर्टिकुलर स्टिमुलस में रैंडम मूवमेंट होती है और ये मूवमेंट जो होती है डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। और दूसरा इसकी एग्जांपल्स में फर्क आ जाएगा। क्लियर हो गई ये बात, आगे चलें। रिफ्लेक्सिस की बात करते हैं कि रिफ्लेक्सिस क्या होते हैं। इट इज अ मूवमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट सच एज नी जर्क, ब्लिंकिंग ऑफ आईज और withdrawal of hand from a hot object. These are stereotype short lived responses मीडिएटेड बाय नर्वस सिस्टम। हमारे जो रिफ्लेक्स एक्शन है, सिंपली यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन है। देखो रिफ्लेक्स एक्शन भी तो कोई लर्निंग बिहेवियर नहीं है ना। जैसे ही आप रोशनी से अंधेरे से रोशनी में आते हो, चाहे वो छोटा बच्चा भी आए, आपने सीखा हो ना सीखा हो, आपकी आंखें एकदम बंद हो जाती हैं। गर्म चीज या किसी चीज पर हाथ लगाते हो तो आप सीखते नहीं हो, एकदम से अपना हाथ वहां से क्या करते हो, हटा लेते हो। आपकी नी पर कोई एकदम जर्क लगे तो आप एकदम से टांग ऊपर की तरफ से कर दोगे। तो ये सब चीजें क्या है, ये जितने भी आपके रिफ्लेक्सेस हैं, ये भी सब कौन से वाले बिहेवियर, ये हैं इननेट